नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने रुचि धर्मन पाठशाला में। बच्चों, उम्मीद करती हूँ कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ऊर्जावान होंगे और अपनी तैयारी को एक नए दिशा और आयाम देने के लिए दृढ़ संकल्पित होंगे। अब रुचि धर्मन पाठशाला, जैसे कि आपसे बोला गया था कि वनडे एग्जाम की तैयारी करवाएगा आपको। और वनडे एग्जाम की तैयारी में चाहे एमपीपीएससी हो, एमपीएसआई हो, आरओ हो, एआरओ हो या पूरे जितने भी राज्य की परीक्षाओं में हिंदी के पेपर होते हैं, उन पेपर्स की तैयारी हम अलग-अलग सेगमेंट में करेंगे। उसी क्रम में आज हम यहाँ पर ये समझने जा रहे हैं कि अगर कोई भी एग्जाम हो, है ना, उस एग्जाम में अगर हिंदी आ रही है और आपका भी सपना है यदि सरकारी जॉब पाने का, और आप उस सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं जहां पर आपको हिंदी भाषी लोगों के लिए कार्य करना होगा, तो ऐसी सिचुएशन में हर उस परीक्षा में हिंदी जो होती है अच्छा खासा रोल अदा करती है। उदाहरण के लिए मध्य प्रदेश की बात करो तो मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग 300 नंबर के 2 पेपर करवाती है हिंदी के, पेपर 5 और पेपर 6। एमपीएसआई अभी तक में 70 नंबर की हिंदी पूछता है। एसएससी जीडी आपको हिंदी पूछी जाती है उसमें। अगर देखें तो यूपीएसआई में हिंदी आती है, यूपीआरओ एआरओ में, यूपीपीसीएस के विभिन्न एग्जामों में, या फिर अगर आप देखें तो बिहार में, राजस्थान में, उत्तराखंड में, इसके अलावा झारखंड, छत्तीसगढ़, राजस्थान, ऐसे और भी राज्य हैं जहां पर हिंदी बहुत अच्छा खासा वेटेज अदा करती है। तो आज हम इस वीडियो में यही समझेंगे कि हम हमारी हिंदी को कैसे पढ़ें, क्योंकि कहते हैं ना कि जो जो भी कार्य आप कर रहे हैं, चाहे आप युद्ध लड़ने जाएं, चाहे आप कोई गेम खेलते हैं, तो उस गेम को जीतने के पहले सेम वैसे ही यहाँ पर एक गेम आपके द्वारा जो है और मेरे द्वारा जो है वो ही तो खेला जा रहा है। काय का गेम? तुक्का, सरकारी नौकरी, है ना। तो सरकारी नौकरी का जो गेम है उसकी हम प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो आपने देखा होगा, आपने वो मूवी भी देखा होगा कि वो शाहरुख खान एक मूवी में बोलते हैं चक दे इंडिया में कि तुमको पहले मैच जीतने से पहले टीम अच्छी बनानी होगी, एक दूसरे को समझना होगा, बिना समझे तुम आगे की तैयारी नहीं कर सकते। तो प्रैक्टिस तो छोड़ो, पहले समझो तो कि क्या है आखिर में खेल, खेल भाव, है ना। तो सबसे पहले आज हम यही समझेंगे कि भैया हिंदी को पढ़े कैसे। मैडम आप कैसे पढ़ाओगी हमको, है ना। हमको हिंदी पढ़ना कैसे चाहिए, क्या वास्तव में हिंदी का वेटेज है, या किसी भी सरकारी जॉब की तैयारी कैसे करना चाहिए। तो आज हम उसी को पढ़ेंगे और उसी को समझेंगे। अगर आपको कोई भी डाउट आता है, कुछ भी आपको परेशानी जा रही है, आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं कि मैडम मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि तैयारी कैसे करें, हिंदी को कैसे पढ़ना चाहिए। किसी भी सरकारी जॉब की तैयारी के शुरुआत के टाइम आपको किन किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए। तो सबसे पहले मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी सरकारी नौकरी की तैयारी अगर आप कर रहे हैं, किसी भी गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आपको 3 चीजें जाननी चाहिए। बिल्कुल बिगिनर के लिए बता रही हूँ, बेसिक जो आज ही समझो तैयारी चालू कर रहे हैं, लास्ट तक वीडियो को देखना। अगर आप आज ही तैयारी चालू कर रहे हो, आपने मन बना लिया, तो सबसे पहले अपने आप को जानो। उदाहरण के लिए अगर मैं सरकारी जॉब का मन बना रहा हूं जब मैं अंडर ग्रेजुएशन में हूं, मैं सरकारी जॉब का मन बना रहा हूं या बना रही हूं जब मैं मैरिड वुमेन हूं और मेरी अभी एज लिमिट है सरकारी जॉब की और मैं तैयारी अब चालू करना चाहती हूं, है ना। मैं एक ऐसी लड़की हूं जो या कहना चाहिए जो ग्रेजुएशन के साथ तैयारी करना चाहती हूं, या मैं एक हाउसवाइफ हूं, मैं 2 बच्चों की माँ हूं और अब मैं तैयारी करना चाहती हूं। लड़कों में अगर आप ऑलरेडी कोई जॉब कर रहे हैं, प्राइवेट जॉब में है, बिजनेस में है और अब आप तैयारी करना चाहते हैं, तो सबसे पहले आप अपने आप को जानिए कि मैं किस स्थिति में हूं। खुद का परीक्षण करो, खुद का एनालिसिस करो। कई बारी ऐसा होता है कि आप बहुत सालों से पढ़ाई छोड़ चुके हैं और अब आप स्टार्ट कर रहे हो, तो मन बनाओ सबसे पहले अपना कि अब मेरे को पढ़ना है तो कितने घंटे पढ़ना है, मेरे जॉब का टाइम क्या है या मेरे कॉलेज का टाइम क्या है। एक डायरी उठाओ बेटा, है ना, और अपने बारे में लिखना चालू करो कि यार सुबह मैं ये काम करता हूँ, शाम को मैं ये काम करता हूँ, दोपहर में ये काम करता हूँ, अब मेरे पास पढ़ने का समय इतना है। ठीक है, आपको उससे समझ में आएगा कि आप कितने गहरे पानी में हो। अगर आपने 10 साल से पढ़ाई छोड़ दी और अब चालू कर रहे हो, तो आपको फिर एक अलग तरीके से पढ़ना होगा, है ना। अगर आप ग्रेजुएशन के साथ में हो, आप कॉलेज गोइंग स्टूडेंट हो और अब आप तैयारी कर रहे हो, आपको अलग वे में प्रिपरेशन करना होगा, है ना।
हर कोई एक कसौटी में रखकर नहीं तौला जा सकता। आप केवल टॉपर को सुन लेते हो कि हमने ऐसे पढ़ाई करा, है ना, उसकी परिस्थिति अलग है, आपकी परिस्थिति अलग है। मैं हर बार बोलती हूँ, हर किसी को एक मयान में रखकर मत तोलो, है ना, कि आप देख रहे हो कि यार इसने ऐसा किया था तो मैं भी ऐसा करूंगा तो सफल हो जाऊंगा। नहीं, उसकी परिस्थिति अलग थी, आपकी परिस्थितियां अलग हैं। तो सबसे पहले बेटा अपनी परिस्थिति पहचानो, उसके बाद देखो कि मेरा माइंड कितना चल रहा है अभी, है ना, मेरा माइंड कैसा है। अब कोई एक बच्चा ऐसा होगा, कैसे पता चलेगा? परीक्षण का है टेस्ट, अगर जानना है तो मैं बता दूंगी। कोई एक बार पढ़ता है, याद हो जाता है, किसी को 10 बार पढ़ना पड़ता है, याद नहीं होता। बात समझ में आई? उसके बाद भी तो ऐसी सिचुएशन में हमको कितने टाइम पढ़ना पड़ेगा, कैसे हम यहाँ पर तैयारी करेंगे, खुद का एनालिसिस करो। उसके बाद खुद के एनालिसिस में एक बहुत महत्वपूर्ण चीज आती है, एजुकेशनल बैकग्राउंड, है ना। किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो बेटा, आप देखो आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या था। उदाहरण के लिए यहाँ पर मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि एजुकेशनल बैकग्राउंड में मैं आपको बोल रही हूँ कि ऑक्सफोर्ड और इससे पढ़ के आए होगे, वो अगर तुम वहां से पढ़ के आए हो तो इसकी तैयारी नहीं करोगे और ये वीडियो कोई काम का नहीं है ना, आप नहीं करोगे सरकारी नौकरी ऐसी वाली, तो है ना। फिर उसके बाद में आप यूपीएससी कर लो, यूपीएससी भी नहीं करोगे यार, अगर आप पढ़ के आओ, आप बिजनेस करोगे या कुछ और ही चीज करोगे, ठीक है, अगर आप बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है तो। ये हमारे जैसे नॉर्मल या गधे लोगों के लिए ही होती है ना। अगर आप बहुत इंटेलिजेंट है तो फिर आप नासा, इसरो ऐसी जगह जाते हो। ये मध्यम वर्गीय, तो बहुत ज्यादा एनालिसिस में ऐसा नहीं कि बिल्कुल तुमको टॉपर होना चाहिए तभी तुम आईएएस बनोगे, आईपीएस बनोगे, डिप्टी कलेक्टर बनोगे, नहीं, है ना। हमारे और आपके जैसे मध्यम वर्गीय परिवार का एक मध्यम दिमाग वाला बच्चा ही ये बनता है ना। अगर आपने देखा होगा तो कोई बहुत बड़ा यहाँ पर खेल नहीं है। तो एजुकेशनल बैकग्राउंड का तात्पर्य मैं उससे नहीं ले रही हूँ, एजुकेशनल बैकग्राउंड का तात्पर्य मैं ले रही हूँ कि आपने अपना ग्रेजुएशन जो किया है वो साइंस बैकग्राउंड से किया है, आर्ट्स बैकग्राउंड से किया है, कॉमर्स बैकग्राउंड से किया है, किसमें किया है ये देखो। उस हिसाब से अपने सब्जेक्ट देखो कि सिलेबस उठाया कि यार ये वाले सब्जेक्ट मेरे को इजी लगते हैं, ये वाले टफ लगते हैं, इसमें मुझे इतना टाइम लगेगा, है ना। फिर उसके बाद में आपको ये देखना है मेरा मीडियम क्या है ना। हिंदी मीडियम का हूं, इंग्लिश मीडियम का हूं, तो ऐसे कौन से सब्जेक्ट हैं जो मेरे लिए इजी हैं। फॉर एग्जांपल इंग्लिश मीडियम का बच्चा 30 नंबर की अगर सब इंस्पेक्टर में हिंदी आ रही है तो उससे वो ज्यादा अच्छा परफॉर्म करेगा, लेकिन वो 30 नंबर की आ रही है। कई बार ऐसा नहीं भी होता है ना, दोनों बराबर है, और हिंदी में थोड़ा सा वो अपने आप को वीक फील करेगा, तो ऐसी सिचुएशन में हिंदी को उसे ज्यादा पढ़ने की जरूरत पड़ेगी। हिंदी मीडियम का बच्चा थोड़ा सा हिंदी में कंफर्टेबल होता है लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस नहीं करना है यहाँ पर, तो ऐसी सिचुएशन में आप हिंदी में अच्छे खासे नंबर ला सकते हैं, फुल में से फुल। तो अपने डूज एंड डोंट्स को पहचानना है, सबसे पहले इसी पर काम करना है, ठीक है। और मैं यहाँ से ये मैं पूरे एग्जाम के लिए बता रही हूँ, फिर उसके बाद हम बात करेंगे कि मैं आपको आपके सरकारी जॉब की तैयारी में किस सब्जेक्ट की प्रिपरेशन करवाऊंगी। गॉट इट बेटा? और आपको अभी तक पता ही होगा मैडम हिंदी की प्रिपरेशन करवाओगे, तो उसके बाद मैं आपसे यही बात करूंगी कि आपकी हिंदी कैसी है। अगर इंग्लिश मीडियम का बच्चा है उसकी हिंदी की तैयारी में अलग वे में करवाती हूँ, आपको पता होगा। अगर हिंदी मीडियम का बच्चा है तो उसके नंबर कैसे इंक्रीज करना है, अगर आपकी राइटिंग खराब है तो कैसे ठीक करना है। और वनडे एग्जाम में राइटिंग का कोई खेल नहीं रहता, है ना। मेंस के एग्जाम में राइटिंग का खेल होता है, तो ये वाला सेगमेंट तो हमारा यहाँ से अलग। लेकिन इस राइटिंग की जगह अगर वर्तनी आपने देखा होगा तो वर्तनी शोधन के प्रश्न आते हैं, वाक्य शोधन के प्रश्न आते हैं। ऐसी सिचुएशन में ये जानना बहुत जरूरी है कि आपकी हिंदी कैसी है। गॉट इट बेटा? उसके बाद हमको ये जानना है कि मैंने अपने आप को तो जान लिया, अब मैं जो करने जा रहा हूं मेरी परीक्षा की तैयारी सरकारी जॉब के लिए, वो कौन है, वो कैसी है, उसमें कितने पेपर होते हैं, ये तो जान लो पहले, तब तो आगे बढ़ोगे, है ना। तब तो रिश्ता पक्का होगा तुम्हारे सरकारी नौकरी के साथ में। तो परीक्षा का प्रारूप क्या है, कितने चरणों में होगी। उदाहरण के लिए सब इंस्पेक्टर की परीक्षा, सबसे पहले आपका ऑब्जेक्टिव पेपर होगा, फिजिकल होगा, फिर इंटरव्यू होगा, फिर मेरिट लिस्ट बनेगी। तो आपकी परीक्षा का पैटर्न क्या है वो जानना होगा। उदाहरण के लिए आपने देखा कि आपको क्या आ रहा है, एक रिटन एग्जाम हो रहा है, रिटन एग्जाम के बाद में आपका फिजिकल हो रहा है, फिजिकल के बाद में आपका क्या हो रहा है, इंटरव्यू हो रहा है ना। कितने नंबर का रिटन एग्जाम है, कितने नंबर का फिजिकल है, कितने नंबर का इंटरव्यू है, ये जानना होगा, है ना। हमको नहीं पता तो बेटा टेंशन की बात नहीं, मैडम जिस भी कोर्स की तैयारी करवाएगी हर कोर्स के लिए तुमको पहले यही बताएगी कि इसका सिलेबस क्या है,
चाहे एमपीएसआई हो, चाहे व्यापम के एग्जाम हो, कोई भी, चाहे पटवारी हो, चाहे आरओ हो, चाहे एआरओ हो, चाहे एसएससी जीडी हो, चाहे एमपीपीएससी हो, चाहे यूपीएससी हो। सबसे पहले सिलेबस जानो, सिलेबस के बाद में उठाओ आप या परीक्षा का प्रारूप जानो। अभी सिलेबस भी नहीं, परीक्षा का प्रारूप की वो कितने चरणों में होती है। फिर उसके बाद में पाठ्यक्रम, सिलेबस उठाओ। हाँ यार, अब मैं ये परीक्षा दे सकता हूँ। प्रारूप जानना इसलिए जरूरी है, पता चला मेरी हाइट 4 फुट की है और मेरा सपना है एमपीएसआई बनने का। बन पाऊंगी क्या बेटा? नहीं बन पाऊंगी। क्यों? क्योंकि मैं परीक्षा के प्रारूप में जो फिजिकल वाला क्राइटेरिया है उसको यहाँ पर क्या नहीं कर रही हूँ, चरितार्थ नहीं कर रही हूँ। तो ये जानना जरूरी है, बिल्कुल बिगिनर से बता रही हूँ, है ना। फिर उसके बाद में आप देखें पाठ्यक्रम, यदि आप इसमें सुटेबल बैठते हैं, अगला चरण है पाठ्यक्रम। क्या सिलेबस है जो रिटन एग्जाम का आपका होगा, वो निकाल कर लाओ, उसको महबूबा की तरफ देखो, है ना, सॉरी, महबूबा की तरह देखो। कैसे देखो? तकिए के नीचे रखो सोने से पहले, फिर उसके बाद में उठने के जस्ट बाद में उसको देखो। क्यों? सिलेबस पे पकड़ बनाना बहुत जरूरी है। सिलेबस के बाहर कोई एग्जाम नहीं होता है। बात समझ में आ रही है? और उसके साथ में लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर लेकर आओ। लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर को देखो कि क्या जो सिलेबस में दिया था उसी से प्रश्न आया है, पहली बात। दूसरी बात, सिलेबस में जो टॉपिक दिया है उसके प्रश्न कैसे आ रहे हैं। उदाहरण के लिए वर्णमाला सिलेबस में दिया है, प्रश्न कैसे आ रहे हैं कौन बताएगा? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर बताएगा। उसके बाद में आप थोड़ा सा मार्गदर्शन ले। मार्गदर्शन लेने के लिए दो चीजों का कॉम्बिनेशन रखे बच्चों। दो चीजों का कॉम्बिनेशन कैसे? जो व्यक्ति उस पर्टिकुलर एग्जाम में चयनित हो गया है, तो पक्की बात है कि वो सारी इन प्रोसेस से गुजरा होगा, तो आप उससे बात करिए। लेकिन केवल उसको, उसने जो बोला उसको कट कॉपी पेस्ट नहीं करना है खुद। क्यों? वही बात बोली कि उसकी सिचुएशन अलग थी। वो एसी रूम में भी पढ़ रहा था, हो सकता है वो खेत में जाके पढ़ रहा हो सकता है उसने जॉब के साथ तैयारी करी हो सकता है वो 2 बच्चों का बाप हो, 2 बच्चों की माँ हो, और फिर उसके बाद उसने तैयारी करी है। और आप अपने आप को उस कंडीशन में रख दोगे क्या और उसके अकॉर्डिंगली पढ़ने लगोगे क्या? टोटल वैसा नहीं। केवल एकेडमिक वे में आप उनसे थोड़ा सा मार्गदर्शन लें कि कैसे आपने तैयारी करी, कौन से टॉपिक को पढ़ना चाहिए, कैसे पढ़ा, कैसे याद रखा, ये। और उसके साथ मार्गदर्शन ले एक अच्छे शिक्षक का, जो आपको आपकी गलती पहचानने में क्या करे? मदद करे। शिक्षक वही जो अपने स्टूडेंट की गलती पहचान कर उसको सुधार करे और उसके वांछित लक्ष्य तक पहुंचाए, बिना ये देखे कि वो अमीर है, गरीब है, छोटा है, बड़ा है, स्त्री है, पुरुष है, क्या है। वो सिर्फ आपका शिष्य है और उस शिक्षक से डायरेक्शन लेना है। बात समझ में आई? और इतना होने के बाद में आप फिर देखें कि अब मैं तैयारी कैसे करूं। तैयारी करने के 2 उपाय, और अभी एक हाइब्रिड मॉडल भी आ गया है। 2 उपाय मतलब, या तो आप देखें कि मैं सेल्फ स्टडी कर सकता हूं या कर सकती हूं। सेल्फ स्टडी में कैसे करूं? बात समझ में आई? कैसे करूं इन द सेंस, बुक लेकर आऊं, किसी कोचिंग संस्थान के नोट्स खरीद लूं, कहीं से जाकर मार्केट से एनसीईआरटी ले आऊं और उसके बाद उसको पढ़ना चालू करूं। बात समझ में आ रही है? और फिर उसके बाद घर पे ही रहकर पढ़ूं या लाइब्रेरी में जाकर पढ़ूं। मेन सेल्फ स्टडी का मतलब खुद पढ़ रहे हो, आपको कोई मार्गदर्शन प्रदान नहीं कर रहा है, ठीक है। दूसरा है किसी कोचिंग संस्थान का सहारा ले लूं। ये तब काम आता है जब आपको जल्दी सफलता चाहिए। सेल्फ स्टडी थोड़ी सी लॉन्ग प्रोसेस है, लेकिन अगर सेल्फ स्टडी में भी आपको सही मार्गदर्शन मिल जाता है तो वो भी लॉन्ग प्रोसेस नहीं है। उदाहरण के लिए आपके घर पे ही अगर कोई ऑलरेडी किसी ऐसे एग्जाम को क्वालिफाई कर चुका है, वो आपको गाइड कर दे, तो टोटल सेल्फ स्टडी आपकी काम आ सकती है। लेकिन घर का बैकग्राउंड नहीं है, आपको जल्दी सफलता चाहिए, तो आप कोचिंग का सहारा ले सकते हो। कोचिंग में भी 2 प्रारूप देखने को मिलते हैं, ऑनलाइन और ऑफलाइन। ऑनलाइन कोचिंग सस्ती है, लेकिन थोड़ी सी उबाऊ प्रोसेस होती है ना। कंटिन्यूटी थोड़ा सा बनाना गड़बड़ हो जाता है, लेकिन आजकल वो भी हो गया है लाइव क्लास के माध्यम से, है ना। और थोड़ा सा ऑनलाइन कोचिंग में माहौल नहीं मिल पाता आपको मार्केट का,
ये नेगेटिव बात है ना। तो माहौल बनाने के लिए बहुत सारी चीजें हैं ऑनलाइन कोचिंग को छोड़कर, ठीक है। अब ऑफलाइन कोचिंग में आपको इंफ्रा के कारण क्या लगता है, थोड़ा सा महंगी पद्धति लगती है, बात समझ में आई। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप जिस भी सिचुएशन में आप देख लो ऑनलाइन के लिए सुटेबल हो कि ऑफलाइन के लिए, आप उसके माध्यम से भी यहाँ पर क्या कर सकते हो, अपनी तैयारी कर सकते हो, ठीक है। दूसरा आता है हाइब्रिड मॉडल। ऑब्वियस सी बात है, आप ये देख रहे होंगे, ठीक है। तो आप ऑनलाइन कोचिंग के माध्यम को जान चुके होंगे कि कैसे क्या पढ़ते हैं और हम तैयारी कैसे करेंगे। एक हाइब्रिड मॉडल होता है, इसमें क्या होता है, ये अभी सबसे ज्यादा ट्रेंड में। व्यक्ति क्या कर रहा है, अभी लाइब्रेरी या घर पे रह के तैयारी कर रहा है, और हर जिलों में आजकल लाइब्रेरी आ गई है। घर पे भी आजकल माता पिता समझने लगे हैं, बच्चे को डिस्टर्ब नहीं करते, वो घर पे अपना बैठा हुआ है, अपनी तैयारी कर रहा है, किसी ऑफलाइन सेंटर को ज्वाइन नहीं करा, और ऑनलाइन जो कोचिंग संस्थान है उनको यहाँ पर वो क्या करा हुआ है, ज्वाइन करा हुआ है। तो पर्टिकुलर एक टाइम लिमिट में वो अपने वीडियोस को देखता है, अपनी क्लासेस को देखता है, और उसके बाद पढ़ाई करता है खुद की। तो ये एक हाइब्रिड मॉडल है कि घर पे ही रहकर ऑनलाइन से सेल्फ स्टडी विथ एक कोई क्लास को ज्वाइन कर लिया। तो क्लास ने थोड़े बहुत कॉन्सेप्ट बता दिया, एक मॉडल आप बुक लेकर आए, उसने आपके कॉन्सेप्ट को और शार्प कर दिया, और उसके बाद आप खुद के सेल्फ नोट्स बनाकर पढ़ रहे हो। ये हाइब्रिड मॉडल सबसे ज्यादा चलन में है अभी, आप इसको अपना सकते हो। अब ये तो बात हुई तैयारी की, सरकारी नौकरी की। अब किसी भी सरकारी नौकरी की आप तैयारी कर रहे हो, आपने आपका सिलेबस उठाया, और उस सिलेबस में आपको मिलता है एक हिंदी का टॉपिक। बात समझ में आया। उदाहरण के लिए, यदि आप एमपीएसआई की तैयारी करोगे तो आपको 70 नंबर की हिंदी मिलना है। अगर आप आरओ एआरओ की तैयारी करोगे तो आपको यहाँ पर अभी बदला नोटिफिकेशन में 60 नंबर की हिंदी कर दी है। एसएससी जीडी की तैयारी करोगे आप, एसएससी जीडी की तैयारी करोगे तो उसमें कुछ अलग नंबर की हिंदी मिलना है, ठीक है। अगर आप यहाँ पर व्यापम के जो एग्जाम है, ग्रुप 2, सब ग्रुप 2, 4, या फिर अगर आप पटवारी जैसे एग्जाम की तैयारी करोगे तो उसमें भी हिंदी का अच्छा खासा वेटेज है। चाहे आप यूपीएसआई की तैयारी करो, बिहार एसआई की तैयारी करो, राजस्थान एसआई की तैयारी करो, सब में अच्छा खासा वेटेज है। तो कोई भी एग्जाम की तैयारी के लिए यदि आप हिंदी पढ़ रहे हो तो हम हमारी हिंदी को ऐसे पढ़ेंगे या आप पढ़ेंगे। यहां से हम अपनी प्रोसेस चालू कर रहे हैं कि मैं आपको हिंदी कैसे पढ़ाऊंगी या आप खुद भी हिंदी कैसे पढ़ें, है ना। सबसे पहले हमने हमारे हिंदी के सिलेबस को उठाया, ठीक है। मैं जिस भी एग्जाम के सिलेबस के लिए आपको पढ़ाऊंगी उसका सिलेबस सबसे पहले आपको मेरे द्वारा बता दिया जाएगा। बेटा, सिलेबस का एक एक चप्पा चप्पा छानने के बाद में हम पूरे सिलेबस को 3 सेगमेंट में बांट देंगे। एक वो सेगमेंट जहां पर समझना होगा, समझने के लिए मैं आपकी हेल्प करूंगी, है ना। अच्छे खासे आपको कॉन्सेप्ट बताकर, ट्रिक के साथ में, बहुत अच्छे से लॉजिकल वे में अच्छे से हम एक एक चीज को समझेंगे। फॉर एग्जाम्पल, सबसे पहले वर्णमाला से ही हम चालू करेंगे क्योंकि इसको समझना सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ये पूरी हिंदी का बेस है। उसके बाद संधि वाले टॉपिक हो गए, समास वाले टॉपिक हो गए, रस हो गया, छंद हो गया, अलंकार हो गया, रस छंद अलंकार के अलावा ऐसे बहुत सारे टॉपिक हैं जिनको मैं पूरा बांट दूंगी, जिन टॉपिक को सीक्वेंस वाइज समझेंगे ताकि एक के ऊपर जो दूसरा टॉपिक डिपेंडेंट है वो आपको अच्छे से समझ में आए। तो हमने इसका बड़े अच्छे से सिलेबस डिजाइन किया हुआ है समझने वाले। जब मैंने आपको समझा दिया, ठीक है, तो अब आपका काम है और मेरा काम यह है कि आपको ट्रिक के साथ याद कराना, ठीक है। आपको याद करना होगा। डेली हम प्यारी प्यारी ट्रिक्स बनाएंगे, ऐसे बहुत सारे बोलना चाहिए यहाँ पर ट्रिक्स के साथ साथ इवेंट्स करेंगे जिससे आपको खेल खेल में शब्द क्या हो जाएंगे, याद हो जाएंगे। शब्द याद हो जाएंगे बोले तो फॉर एग्जाम्पल विलोम शब्द, परेशान होता है बच्चा, याद नहीं होते, टेंशन नॉट, फिकर नॉट, अब याद होंगे ट्रिक के माध्यम से, खेल खेल में, है ना। इसके अलावा जैसे आपने बोला पर्यायवाची याद नहीं हो रहे हैं, अब सब कुछ याद होगा,
ठीक है। फिर उसके बाद में आपने बोला तत्सम तद्भव, शब्द युग्म, ठीक है, वर्तनी, ठीक है। इसके अलावा जो भी शब्द वाले हैं, पारिभाषिक शब्दावली आदि, ये सारे हम याद करेंगे ट्रिक के माध्यम से। बात समझ में आई बेटा? तो मैंने आपको समझाया, समझाने के साथ में हमने मिलकर याद किया, है ना। और उसके बाद में हमने जो पढ़ा है उसका अभ्यास करना जरूरी है। एक अभ्यास आप करोगे, एक अभ्यास मिलकर करेंगे और फिर टेस्ट मैं अकेले आपका लूंगी। बात समझ में आई? कैसे? अब ध्यान देना। अभ्यास के लिए हर टॉपिक के बाद में हमने एक अभ्यास माला डिजाइन करी है बेटा। अभ्यास माला बोले तो फॉर एग्जाम्पल हमने आपके लिए जो सम काइंड ऑफ टेस्ट भी होगा, अभ्यास माला में आपको जैसे वर्णमाला है तो वर्णमाला से कितने क्वेश्चंस आ सकते हैं, नंबर ऑफ पॉसिबल क्वेश्चंस कितने, एग्जाम्स में कैसे क्वेश्चन पूछे हैं वो, है ना। और उसके बाद में आपने अभ्यास माला करा, फिर उसके बाद में हम एक टेस्ट आपका लेंगे। मोस्ट प्रोबेबली शनिवार को हमने टेस्ट का दिन जो है वो निर्धारित करा है, ठीक है। समय समय पर जो भी एग्जाम होगा उसके लिए टेस्ट सीरीज विल बी प्रोवाइडेड टू यू पीपल। आपको टेस्ट सीरीज भी प्रोवाइड की जाएगी। टेस्ट सीरीज के बाद में अगर आप देखें तो डेली आपकी एमसीक्यू सीरीज लगाई जाएगी रोज, और ये लाइव होगी 9 बजे। अभी हमने इसका टाइम रखा है 10 बजे रख दिया, या जो भी आपके टाइमिंग होगा वो हम उसको चेंज करते जाएंगे अकॉर्डिंग टू एग्जाम्स, है ना। तो आप अगर देखें तो ये लाइव आपकी YouTube पे जो है वो क्लासेस आपकी चलेंगी। बात समझ में आई? आपको लाइव क्लास को देखना है, कैसे चलेगी? टॉपिक वाइज चलेगी, उसमें आपको प्रश्नों का प्रारूप पता चलेगा और प्रैक्टिस करेंगे। फिर उसके बाद आप टेस्ट दोगे, टेस्ट की कॉपी मैं चेक करूंगी, जहां पर आपको गलती होती है आपके लाइव डाउट क्लियरिंग सेशंस लिए जाएंगे, वहां पर आपको मुझसे आपकी कमी को पूछना है। बात समझ में आ रही है बेटा? तो कोई भी एग्जाम की हिंदी के लिए हम हिंदी ऐसे ही पढ़ेंगे। सबसे पहले मैं आपको पूरी हिंदी पढ़ाऊंगी और हिंदी की क्लास आज से ही हमारी चालू हो गई है। इसके बाद में आप यहाँ पर उसे क्या करेंगे, याद करेंगे एक सेगमेंट में, साथ ही साथ फिर उसके बाद में हम प्रैक्टिस करेंगे। चाहे ये हिंदी हो बेटा या कोई भी सब्जेक्ट हो, हर सब्जेक्ट में ये 3 ही सेगमेंट होते हैं, ठीक है जी। तो इस तरीके से अब हमारी हिंदी की प्रिपरेशन जो है वो चालू होती है। अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई भी समस्या है, या अभी भी आपको समझ नहीं आया कि हिंदी हम कैसे पढ़ने वाले हैं, तो वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। तो आज का वीडियो इसी बारे में कि हम क्या करने जा रहे हैं। अब कल से जो है वो हमारे सिलेबस को समझेंगे, और सिलेबस को समझने के बाद में, पूरा सिलेबस चप्पा चप्पा समझने के बाद में हम उस सिलेबस को फिर पढ़ना चालू करेंगे। और पढ़ेंगे कैसे, वही सबसे पहले मैं समझाऊंगी, समझाने के बाद में आप उस टॉपिक को याद करेंगे, और उस टॉपिक को याद करने के बाद में फिर हम उसका क्या करेंगे, अभ्यास करेंगे। याद करने के लिए हम बहुत सारी ट्रिक्स, बहुत सारे मतलब बोलना चाहिए छोटे छोटे से क्या करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, है ना। कुछ इवेंट करेंगे, कुछ गेम टाइप का खेल लेंगे, जिससे हमको चीजें क्या हो जाएंगी, याद हो जाएंगी, ठीक है जी। तो उम्मीद करती हूं कि आपको रुचिधर्मन पाठशाला में हिंदी पढ़कर बहुत मजा आने वाला है, और पक्का आपका जो सरकारी नौकरी का सपना है वो आपका साकार होगा। हिंदी की जिम्मेदारी अब रुचिधर्मन पाठशाला की, ठीक है। तो बिल्कुल फिकर नॉट, आपकी हिंदी बहुत शानदार तरीके से तैयार होगी। बस जो बोल रही हूं उसको आप करते जाइएगा। बार बार बोलती हूं, आपको भी बोलूंगी कि यहाँ पर अगर आप हिंदी का मास्टर बनने के लिए फिलहाल आए हो कि हिंदी में मैं आपको थीसिस करवाऊंगी, तो थीसिस वाली क्लास अलग है, थीसिस नहीं। लेकिन यदि आप आए हो कि हमारे एग्जाम में हिंदी आ रही है और हमको अब इससे सरकारी नौकरी मिल जाएगी, तो जो मैं बोल रही हूं उसको करते जाओ। भगवान की दया से आपकी एक सरकारी नौकरी पक्की हो जाएगी, बशर्ते जो बोला है वो करना है, समझा, याद किया, प्रैक्टिस किया। मजाल किसी की कि तुम्हारा सरकारी नौकरी का सपना पूरा ना हो, ठीक है जी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छे से पढ़ो, एनर्जी लेकर पढ़ो, ऊर्जावान रहो और खुश रहो। धन्यवाद जी।